डियर स्टूडेंट, आज हम आपको प्रत्यास्था के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आपको विकृति, स्ट्रैंड, प्रतिबल, स्ट्रेस और हुक्स लॉ के बारे में बताएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। अब देखिए, प्रत्यास्था कहते हैं किसे? तो देखिए, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाए तो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। अब देखिए, इसको समझना कैसे है? आप एग्जाम्पल के तौर पर रबड़ ले लीजिए। अब देखिए, रबड़ को हम लोग क्या करते हैं? खींचते हैं। तो जब तक वो जैसे खींचते हैं तो उत्पन्न जो बल लगाते हैं उसका विरोध करता है, विरोध किया। लेकिन जैसे उसको हम बल हटाते हैं तो वह रबड़ पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो वैसे ही स्थिति को हम लोग करते हैं कि भाई इसमें प्रत्यास्था, वैसे को हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यास्था। इसका मतलब है कि प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिस पर कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। एग्जाम्पल के हम तौर पर आपको समझाए, रबड़ को हम खींचते हैं तो कुछ देर वो विरोध करेगा, लेकिन फिर जैसे ही इसको बल हटा लेते हैं तो पुनः वह अपनी अवस्था में, पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो वैसे स्थिति को हम लोग कहते हैं, यह है प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी। ये दिमाग में रखना है। अब आता है कि प्रत्यास्था की सीमा, एक लिमिटेशन होता है। तो प्रत्यास्था की जो सीमा है, कह रहा है विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना रहता है तथा अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि रबड़ है। अब क्या करें? अगर हम उसको ज्यादा खींच लेंगे, क्योंकि लिमिट में रहना है, अगर हम ज्यादा खींच लेंगे तो टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो वहां पर प्रत्यास्था का गुण क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट में रखेंगे तो उसमें क्या होगा? कम बल लगा रहे हैं, तो कम बल लगाएंगे तो क्या होगा? प्रत्यास्था गुण उसमें बना रहे हैं। लेकिन वही खींच लेंगे रबड़ को तो प्रत्यास्था गुण क्या होगा? खींचेंगे, जोर से खींच लेंगे, उसमें अधिक बल लगा देंगे, तो जब अधिक बल लगा देंगे तो रबड़ क्या होगा? टूट जाएगा। तो जैसे टूट जाएगा तो प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए कहता है कम बल लगा लेंगे तो उसमें प्रत्यास्था गुण क्या होगा? बना रहे। तो वही कह रहा है कि प्रत्यास्था की जो सीमा होता है एक दायरे में होता है, उस दायरे में रहकर काम करना है। अगर कम बल लगाएंगे तो उसका बना रहेगा, अधिक बल लगा दिए तो टूट गया, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रत्यास्था की सीमा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किस में होता है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम में आता है। प्रत्यास्था की सीमा सबसे अधिक जो होता है वो आता है स्टील। याद रखिएगा, प्रत्यास्था सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्टील में। ये क्वेश्चन आता है कि प्रत्यास्था जो सबसे अधिक किसमें है, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसमें है? तो याद रखिए स्टील में। ये दिमाग में रखना। अब आता है विकृति, स्ट्रेन। किसी तार का विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई L में, मतलब क्या कहते हैं, कैपिटल L में वृद्धि जो होता है स्मॉल l होती है। तो स्मॉल l बटे कैपिटल L को हम लोग क्या कहते हैं? विकृति। अब इसको समझना कैसे कि ये लिख दिए स्मॉल l, नीचे है बड़ी l, ठीक ना, मतलब कैपिटल L है। तो कैपिटल L में वृद्धि हो रहा है स्मॉल l। कैसे? अब देखिएगा, लोहार का दुकान आप गए होंगे, लोहार के दुकान में देखिएगा कि जो लोहार होता है वो क्या करता है, इसे कोई भी लोहा को पीटता है तो पहले वो लोहा को गर्म करता है, या छड़ है या रड है, कोई भी रड ले लीजिए। तो रड को जब वो पहले गर्म करेगा तो जब वो गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है, एकदम पूरा लाल हो जाता है, तब देखिएगा वो पीटता है। तो पीटता है, देखिए उसकी लंबाई में कुछ अंश बढ़ जाता है, कुछ अंश बढ़ेगा। इसका मतलब जो कैपिटल L था उसमें स्मॉल l की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि वो लाल तप हुआ, गर्म हुआ, जब आगे उसको पीटेगा, जैसे मान लीजिए ये छड़ है, मान लेते हैं सपोज दैट कि ये रड है। अब इसको गर्म किए, लोहा तक गर्म किए, और जब गर्म किए पूरा लाल तप्त हो गया, अब इस पर क्या करता है? लोहार जो होता है वो निकालता है और इस पर पीटते हैं। जब इस पर पीटते हैं तो कुछ अंश तक इसको बढ़ेगा। तो वैसे को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन या विकृति। देखिए आगे, प्रतिबल, स्ट्रेस।
अब यहाँ पर याद रखिएगा प्रतिबल किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल, स्ट्रेस कहते हैं। अब प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद रखिएगा, या पास्कल। तो देखिए जो प्रतिबल का है, दाब का हो गया, प्रत्यास्था गुणांक हम नीचे इसलिए लिख दिए हैं, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, दाब, तीनों का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल। तो आप प्रतिबल का भी वही हुआ, दाब का भी वही होता है, प्रत्यास्था गुणांक का भी वही होता है। तो तीनों का जो होता है एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल आप बोल सकते हैं। और इसका जो होता है फोर्स बटे एरिया, क्योंकि दाब का भी होता है, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो इसका प्रतिबल का भी वही हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मतलब है प्रतिबल, दाब और प्रत्यास्था गुणांक दोनों का, तीनों का भी है ना, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल और दाब तीनों का ऐसा है मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और इसका फॉर्मूला या कहिए तो दाब बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो देखिए फोर्स बटे एरिया होता है, तो हम इसको आपको बीमा में पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे हम सारा चीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बीमा इसका निकालते हैं तो फोर्स का क्या होता है, MLT माइनस टू, क्योंकि फोर्स का हम पढ़ाए थे आप लोगों को कि फोर्स F बराबर क्या होता है, M है, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो मास त्वरण गया, एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण गया, LT माइनस टू। अब देखिए फोर्स का हो गया MLT माइनस टू, एरिया होता है क्षेत्रफल, तो L स्क्वायर, तो L स्क्वायर बहुत कट गया तो बचा यहाँ पर L, तो ML माइनस 1 T माइनस 2। तो इसका मतलब है प्रतिबल का बीमा हो गया ML माइनस 1 T माइनस 2, ये है। अब एक इंपॉर्टेंट आता है हुक्स लॉ, एग्जाम में पूछता है हुक का नियम। तो हुक्स लॉ जो होता है, किसी यहाँ पर लिखे ब्रैकेट में प्रत्यास्थ है ना, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती। इसका मतलब वस्तु के लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। और यहां भी लिखे हम नीचे हुक्स लॉ के अंतर्गत ही कि प्रतिबल जो स्ट्रेस विकृति स्ट्रेन के समानुपाती होता है। इसका मतलब प्रतिबल जो विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिबल जो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। और हुक्स के, और अगर इजी वे में आपको समझना है, यहाँ भी लिखे हैं हुक्स का नियम वस्तु को खींचने और दबाने दोनों स्थिति में लागू होता है ना, खींचने और दबाने दोनों की स्थिति में हुक्स का लॉ लागू होता है। तो हुक्स का जो लॉ जो है, हुक्स का जो नियम है, खींचने में भी लागू होता है और दबाने दोनों स्थिति। इसीलिए हम लिख दिए सब इजी वे में आपको समझ में आए। यहाँ पर लिख दिए कि भाई चलो किसी वस्तु, सब लैंग्वेज में लिखा हुआ, हर तरह से आपको समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए किसी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर लिखे प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है। हम समझाएंगे इसको भी। और यहाँ और इजी में लिख दिए कि भाई हुक का नियम किस पर लागू होता है। तो आपके दिमाग में क्या है, हुक्स का जो नियम है वस्तु को खींचने और दबाने दोनों की स्थिति में लागू। तो हुक्स का जो नियम है खींचने में भी होता है और दबाने दोनों स्थिति में लागू होता है। अब यहाँ समझाने के लिए हम लिखे हैं, देखिए अब यहाँ समझाने के लिए कि जितना ज्यादा हम पेन को मोड़ेंगे उतना ज्यादा हमें बल फील होता जाएगा और पेन की बनवट बिगड़ती जाएगी, जिसे विकृति कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये पेन है, तो ये पेन हम जितना ज्यादा इसको मोड़ेंगे, यहाँ मोड़े तो जितना ज्यादा हम बल उतने ज्यादा उतने उसकी बनवट बिगड़ती जा रही है। इसका मतलब जो बनवट ऐसे बिगड़ती जा रही है वो विकृति है, स्ट्रेन है आपका। और जितना बल लगा ले वो क्या है, स्ट्रेस है, प्रतिबल है। तो लिखा हुआ है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा इस पर लगा उतने ज्यादा वो होगा, दोनों होगा ना। मतलब कि प्रतिबल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन ये होता है। इसका मतलब प्रतिबल विकृति के समानुपाती। अब मान लीजिए इतना ज्यादा बल लगा रहे उतने ज्यादा इसकी बनवट क्या हो, बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ पर हुक्स का लॉ यहाँ भी लागू हो रहा है। और इसको अगर हम मान लीजिए कि, और ये भी दिमाग में रखना कि प्रत्यास्था की सीमा में रहकर करना है। अभी नहीं कि वो इतना बल लगा देंगे इतने लगा देंगे टूट जाए, तो प्रत्यास्था की सीमा में रह, लिमिट में रह। तो यहाँ पर जितना बल लगा उतना ही विकृति इसकी बनवट बिगड़ती जा रही है।
और फिर इसको हम छोड़ देंगे तो वह धीरे 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 क्या होगा, अपनी अवस्था में आ जाए। तो इसका मतलब इससे समझाने का हम एक तरीका आपको लाया कि हुक्स के लॉ यहाँ भी लागू होता है। और उस ऐसे तो हुक्स का जो बेस्ट जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम फॉलो करता है, वो आपका है कमानीदार तुला, जो एग्जाम पूछता है। तो आपको याद है हुक्स का लॉ का जो हुक्स के नियम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम पूछता है, वो याद रखना है कमानीदार तुला। और स्प्रिंग पर भी लागू होता है, हुक्स का लॉ स्प्रिंग पर भी लागू होता है। तो स्प्रिंग भी आप इसका एग्जाम्पल में दे सकते हैं, स्प्रिंग, कमानीदार तुला, और अभी पेन वाला हम समझाए। तो ये सब हुक्स के लॉ के अंतर्गत है, समझाने के लिए हम रखे हैं। तो हुक्स का याद रखना है कि हुक्स का नियम वस्तु को खींचने और दबाने दोनों स्थिति में लागू होता है, ये दिमाग में रखना है। और जो आज का जो मेरा टॉपिक था प्रत्यास्था, और जो प्रत्यास्था टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक अधिक से अधिक कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।